वेलकम टू सैसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, देखो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, पंजाब यूनिवर्सिटी का और साथ में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का। और आपको करना है क्या, देखो ये लास्ट वीडियो आपके लिए होने वाली है, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी, देखो 13 तारीख तो आज हो ही चुकी है, अब 3-4 दिन आपके पास बचे हुए हैं। आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, आपने स्ट्रेटजी अपनानी है कि जितने भी मॉक टेस्ट हो, जितने भी प्रैक्टिस सेट हो, लगाओ। अभी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, आप अभी कोई क्वेश्चन या कोई डीप स्टडी करोगे तो उसका बेनिफिट ज़रा भी नहीं है। कोशिश करो एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आपको परचेज किया है, 49 पेज में आपको दे दूंगा। जो पीयू का है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, वो आपको 99 पेज में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर लेना। उसके बारे में बताऊंगा आगे मैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 67 क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिच इन द प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिसमें प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन रिच होती हैं? कोलेजन, ट्रिप्सिन, मायोसिन, एक्टिन। अगर मैं हिंट की बात करूं तो आपको हिंट दे देता हूँ। जो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा उसके अंदर अगर प्रोलिन और हाइड्रोक्सोप्रोलिन नहीं होती है तो डिजीज हो जाती है स्कर्वी डिजीज, यानी ब्लीडिंग गम्स। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? कोलेजन, ट्रिप्सिन, मायोसिन, एक्टिन। तो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलेजन। कोलेजन में अगर हाइड्रोक्सी प्रोलिन प्रोलिन नहीं होती है तो स्कर्वी हो जाती है। बट हाइड्रोक्सी और प्रोलिन को कोलेजन के अंदर फिट करवाता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। क्वेश्चन 68, विच सिस्टम इज एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के दौरान कौन सा सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक का सेंट्रल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके। क्वेश्चन नंबर 69, पी वेव इन द ईसीजी रिप्रेजेंट। देखो आपने पढ़ा होगा, कभी भी आपने वो ईसीजी पढ़ा ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में आपने एक मशीन देखी होगी, कुछ वेव्स चली रहती हैं। जैसे पहली वेव आती है आपकी पी वेव, देन आपकी क्यू आर एस वेव आती है, देन आपकी आती है टी वेव, आर वेव, ऐसे वेव चलती हैं बहुत सारा। तो जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? क्या वेंट्रिकुलर, क्या ऑर्टिकुलर, या रैपिड, या रिपोलराइजेशन? देखो होता क्या है, स्टार्ट करना आपको ओरिकल से, ओरिकल से। और ओरिकल्स में क्या बताना है? कॉन्ट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन। तो पी बी में होती है आपकी ओरिकल की डीपोलराइजेशन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देन क्यू आर एस में होती है आपकी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। देन आपकी आती है बैक आर, आर में होती है आपकी रिपोलराइजेशन। ओके, तो ऐसा आपको याद रखना है फेजेज, पी क्यू आर एस टी, ऐसे से चलता आपका। तो पी वेव आपके रिप्रेजेंट करती है ऑरिकुलर वेंट्रक्स, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन। ऑप्शन सेकंड द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, बाइल इज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी विच। बाइल जो हमारे बॉडी में सीक्रेट हो रहा है उसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन द कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, हेल्प इन द सर्फेक्टेंट टू एमल्सिफाई द लिपिड, हेल्प टू डाइजेस्ट द स्टार्च इन इंटेस्टाइन, हेल्प टू एब्जॉर्प्शन द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। देखो वाइल्स का रोल सभी को पता होगा, जहाँ पर फैट लिखा होगा ना और साथ में लिख दिया होगा इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन हो या फैट हो एक ही बात है, क्योंकि फैट्स की तो इमल्सिफिकेशन होगी। इमल्सिफिकेशन होता है फैट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाना। ओके, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्ट एज ए सर्फिकेंट टू एमल्सिफाई द लिपिड इन द इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 71, हेमीफिलिया इज ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन विच डज नॉट प्रोड्यूस। देखो हीमोफिलिया है, हीमोफिलिया एक डिजीज आप सभी को पता होगा, उसमें ब्लड जो होता है ना वो नहीं रुकता है, यानी आपको कट लग जाएगा तो लगातार खून निकलता ही रहेगा। तो ये डिफेक्टिव जीन डिजीज है, तो इसमें कौन सा जीन जो कौन सी प्रोटीन है वो नहीं बनती है? फाइब्रोजन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, या प्रोथ्रोम्बिन। देखो हीमोग्लोबिन तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ हमें हमें कोई ट्रांसपोर्टर नहीं करवाना है, हमको ब्लड क्लोट बनाना है। देखो ब्लड क्लोट नहीं बन रहा है तो हम हीमोफिलिया हो रहा है। तो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कौन है? फाइब्रोजन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, या प्रोथ्रोम्बिन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन नंबर 72, which oxygen supply is not enough and ATP is needed. Glucose is converted to the lactic acid because। क्वेश्चन समझिए, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट इनफ, यानी कैसी कंडीशन है? एनएरोबिक कंडीशन है। एटीपी चाहिए होते हैं और ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो जाता है किस में? लैक्टिक एसिड में। जो मोस्टली मोस्टली मसल्स की बात की जा रही है, मसल्स में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें ऑक्सीजन जो होती है सफिशेंट नहीं मिलती है।
क्योंकि हम फास्ट पर एक्सरसाइज कर देते हैं, तो हमारे ग्लूकोज में पायरुवेट नहीं बनेगा। पायरुवेट के जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वहाँ पायरुवेट नहीं बनेगा, हमें बनता है लैक्टिक एसिड। तो ये किसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड कैन एंटर इनटू टीसी साइकिल टू जनरेट द मोर एटीपी। लैक्टिक एसिड विल मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड NAD positive need to generate for use of the glycolysis. Lactic acid can enhance the oxygen uptake. अब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या करेगा ये? तो ये आपका NAD पॉजिटिव प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन NAD पॉजिटिव नीड टू जनरेट द फॉर यूज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, NAD प्रोवाइड करवाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 73, द मेजर पाथवे प्रोड्यूसिंग द NADPH। देखो NADPH आपको मेजर पाथवे, मेजर बताना है कि TC साइकिल से मिलता है, फैटी एसिड के सिंथेसिस से मिलता है, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन से मिलता है, ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट से मिलता है। देखो TC साइकिल से कितने NADPH मिलते हैं, 2 या 3? आई थिंक 3 मिलते हैं। फैटी एसिड सिंथेज नॉट ऑक्सीडेशन, नॉट नॉट बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड बनने से मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आपको NADPH प्रोवाइड होते हैं, कुछ खास नहीं होते हैं। ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन से भी आपको NADPH नहीं मिलते हैं, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन से आपको मिलते हैं ATP, ये GTP। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, ये आपका रिजवायर है, जितने मर्जी NADPH ले लो, इससे काफ़ी NADPH बनाता है ये। यानी 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट। इसको हम HMP भी बोलते हैं, या तो इसको हम HSP बोलते हैं, या तो हम इसको PPP भी बोलते हैं, फॉस्फेट PPP। ओके, बाकी और नाम भी हैं, याद रख सकते हो इसके नाम। ओके, तो क्वेश्चन डी कौन सी थी? 4 ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 74, प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफान, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरिक एसिड, ग्लाइकोज। देखो ये तो काफ़ी ईजी है। जितनी भी आपके स्टेरॉइड हैं इन सभी का प्रिकर्सर एक ही है, कोलेस्ट्रॉल। यानी 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन ID आपकी 287475। ओके, जब वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, अभी देखो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप अभी डीप स्टडी करो, तो आपके लिए जो MCQ क्वेश्चन जिसको आप क्रैम कर सकते हो, रट लो। जितना अभी बचे, देखो 2-4 दिन आपके पास बचे हैं, रट लो। ये आपका मात्र 49 रुपये में मिल रहा है SP का। इसमें टोटल 43 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में आपके 80+ MCQ आपको मिल जाएंगे। ये आपको टोटल 49 रुपये का आपको मिल जाएगा, नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है, और ये आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, यानी 100 रुपये में मिलेगा। और इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में 200+ MCQ क्वेश्चन है और काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो आप अभी मॉक टेस्ट लगाओ जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। ओके, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस फॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय, सॉरी, फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड बाय। ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फेट कौन प्रोवाइड करता है? क्या AMP प्रोवाइड करता है, या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोवाइड करता है, RRPP प्रोवाइड करता है, या हाई एनर्जी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ATP, देखो जब ATP बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, तो फॉस्फेट कौन दे रहा है उसको? काफ़ी डीप क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हाई एनर्जी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स, मतलब आपके ATP को बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, इम्पोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय द लीवर सेल। लीवर सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक किसके थ्रू होता है? इज डिपेंडेंट अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ द ATP, रिक्वायर्ड द एक्सप्रेशन ऑफ द GLUT1 ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अकर थ्रू द फॉस्फोराइलेटेड बाइलेयर, इज फैसिलिटेटेड बाय GLUT2। देखो GLUT2 और GLUT1 ये होते हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर। होगा तो यही, अब GLUT1 होगा या GLUT2 होगा? तो आपके कहाँ होते हैं GLUT1, कहाँ होते हैं GLUT2 कहाँ होते हैं? बताओ। GLUT3 भी होता है, GLUT4 भी होता है, GLUT5 भी होता है। GLUT4 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, GLUT4। बट GLUT4 की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, GLUT1 और GLUT2 की बात की जा रही है। GLUT1 जो आपका वो RBCs में होता है, याद रखना। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा राइट आंसर भी अपना? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय GLUT2। GLUT1 जो होता है वो RBCs में होता है, GLUT2 जो होता है वो आपका लीवर में होता है, GLUT3 जो आपका वो आपका हार्ट में होता है, और थोड़ा बहुत आपका ब्रेन में होता है, और GLUT4 आपका इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो सभी सेल्स में प्रेजेंट है, और GLUT5 जो है वो आपके स्टमक में है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 77, cDNA लाइब्रेरी इज, cDNA लाइब्रेरी क्या है? फुल DNA कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंटेड DNA,
only coding sequence corresponding to the mRNA, a set of sequences from both intron and exon, a set of sequences from intron RNA and INC RNA. तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड. ओके. Question number 78. Southern blot analysis hybridization is used to detection of the specific DNA sequences, RNA sequences, protein interactions या DNA protein interactions. काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि साउदर्न प्लॉटिंग आपकी होती है DNA सीक्वेंसेस को देखने के लिए. ठीक है, तो काफ़ी इजी था. यदि अगर इधर पूछा था वेस्टर्न तो आपका राइट आंसर होना था प्रोटीन. इधर अगर नर्दर्न पूछा होता तो RNA आपका राइट आंसर होना था. Question number 79. DNA fingerprinting techniques employs unique and housekeeping genes as probe, specific metabolic genes are probe, variable number of tandem repeat यानी VNTRs are probe या इंट्रॉन रीजन्स are probe. देखो जब भी DNA फिंगरप्रिंट की बात आएगी तो जो वेरिएबल नंबर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, यानी जो टेंडम में प्रेजेंट होते हैं ना हमारे बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा होते हैं शरीर में, उनको यूज़ किया जाता है और हर एक इंडिविजुअल में वो अलग अलग हैं. तभी तो वेरिएबल है ना, तभी तो वेरिएशन हैं सभी में, यानी इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर थर्ड. देन क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following technique was used by the Michelson and Stahl to separate the DNA labeled within N15 medium from N14 medium? उसने कौन सा मीडियम यूज़ किया था, कौन सा टेक्निक यूज़ की थी? उन्होंने क्या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की थी, एग्रोजल इलेक्ट्रोफोरोसिस की थी, क्या उन्होंने क्रोमेटोग्राफी की थी या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की थी? तो आपको याद होगा उन्होंने सी एस सी एल हाँ सीजियम क्लोराइड मीडियम यूज़ किया था. और सीजियम क्लोराइड कहाँ यूज़ किया जाता है? मोस्टली आप सभी को पता होगा सीजियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो हैवी आइसोटोप्स थे वो नीचे रह रहे हैं और लाइट आइसोटोप ऊपर रह रहे हैं, बैंड की तरफ उन्होंने बताया था ना. तो बताओ सेंट्रीफ्यूगेशन या इलेक्ट्रोफोरोसिस? मैंने आंसर बता ही दिया वैसे तो आपको. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. क्वेश्चन नंबर 82. इन ड्रोसोफिला स्पर्म्स एंटर इन द एग थ्रू. ड्रोसोफिला के अंदर स्पर्म्स एंटर करते हैं एग में थ्रू माइक्रोपाइल, इरोपाइल, पोल सेल्स, जर्म सेल्स. कहाँ से एंटर करेंगे? ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये वाला. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइक्रोपाइल. देखो पोल सेल्स तो बात, पोल सेल्स की तो बात ही नहीं है. पोल सेल तो आपके जब ब्लास्टोडर्म बन जाती है ना, यानी जब सेंसिटिव ब्लास्टोडर्म बन जाती है तो लास्ट में बनते हैं. जर्म सेल्स में एंटर थोड़ी तो जर्म सेल्स के साथ फ्यूजन करेगा ना. यूरोफिल पाइल तो पता नहीं क्या लिख दिया है, और माइक्रोपाइल आपका इसका राइट आंसर होगा. एलिमिनेशन मेथड लगाओ. Question number 83. Which component of transcribed RNA in eukaryote is present in the initial transcript but is removed before translation occur? देखो यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले. विच कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, कोई ऐसा आरएनए जो हमने ट्रांसक्रिप्शन कर ली उसकी इन यूकैरियोट्स के अंदर इन द प्रेजेंट इन इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट बट इज रिमूव्ड बिफोर ट्रांसलेशन, बट ट्रांसलेशन के बाद उसको रिमूव कर लिया जाता है. हाँ, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तो बनाया बट ट्रांसलेशन के दौरान उसको रिमूव कर दिया गया. इंट्रॉन, 3' पॉली एडेनाइलेशन टेल, राइबोसोम बाइंडिंग साइट या 5' कैप. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे देंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंट्रॉन. इंट्रॉन को तो हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग असल में देखो एक टर्म है स्प्लाइसिंग, आपने सुने होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं स्प्लाइसिंग में. स्प्लाइसिंग को लोग सोचते हैं कि इंट्रॉन का कटिंग, यानी इंट्रॉन को निकालना, इसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं. असल में स्प्लाइसिंग ये नहीं होता है. स्प्लाइसिंग होती है एक्सोन्स को जोड़ना. स्प्लाइसिंग वर्ड ही होता है जोड़ना वर्ड, यानी इंट्रॉन को बाहर निकाल के एक्सोन्स को जोड़ना. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्प्लाइसिंग. इंट्रॉन को काटना, दिस इज द नॉट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्प्लाइसिंग. तो एक्सोन को जोड़ते हैं तो इंट्रॉन तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 84. एक्सोन स्किपिंग इज एसोसिएटेड विद. एक्सोन स्किप हो गया भाई. अब मैंने बोला कि स्प्लाइसिंग में हम एक्सोन को जोड़ रहे हैं, अब जोड़ते समय कोई एक एक्सोन हमसे स्किप हो गया तो कौन सी म्यूटेशन होगी? नॉनसेंस होगी, प्रोमोटर होगी, स्प्लाइस साइट म्यूटेशन होगी या साइलेंट होगी? देखो नॉनसेंस तो ऐसी म्यूटेशन होती हैं जिनका हमने कोडोन तो चेंज कर दिया बट प्रोटीन सेम वही बनी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलेंगे. साइलेंट ऐसी म्यूटेशन होती हैं जो न्यूट्रल म्यूटेशन होती हैं, यानी ऐसी म्यूटेशन जिनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
प्रमोटर म्यूटेशन ऐसी होती है जो प्रमोटर या डीएनए बाइंडिंग साइट को इनहिबिट कर रही होती हैं। और स्प्लाइस, क्योंकि यहाँ स्प्लाइसिंग से दिक्कत आ रही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, स्प्लाइस साइट म्यूटेशन। Then question number 85. The alleles associated with sickle cell anemia apparently reach their high frequency in some human population due to। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द अलील एसोसिएटेड विद सिकल सेल एनीमिया apparently reach the high frequency in some human population due to random mating, superior fitness of the heterozygous an area when the malaria are present, migration of the individual with alleles into other populations, a high mutation rate in that specific genes। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सुपीरियर फिटनेस ऑफ हेट्रोजाइगस इन द एरिया वेयर द मलेरिया आर बास प्रेजेंट। आप सभी को पता होगा जिनको भी सक्कल सेल एनीमिया हो वहाँ पर मलेरिया नहीं होता है, याद रखना, उन लोगों को मलेरिया नहीं होता है। विच इज़ द फॉलोइंग जीन टाइप, क्योंकि देखो जो मलेरिया का ये है ना क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जब वो जहाँ से एंटर करता है, तो जहाँ से वो एंटर करता है तो जो एंटर करने का रास्ता जीन प्रोवाइड करता है वो हीमोफिल, जो ये जीन होता है सक्कल सेल एनीमिया वाला, इधर से ही जाने को होता है। तो जिनको सक्कल सेल एनीमिया होगा तो वो ऑलरेडी ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से वो एंटर नहीं कर पाएगा मलेरिया वाला। विच इज फॉलोइंग जीन टाइप कॉज द क्लिफेंटन सिंड्रोम, ये तो बच्चे बच्चे को आ जाएगा, क्लिफेंटन सिंड्रोम XO XXY XXXXY। क्लिफेंटन सिंड्रोम होता है X एंड Y, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ID 2857। Question number 87. In the Robertson translocation, fusion occur at the Robertson translocation में फ्यूजन अक्कर कहाँ होती है? रोबर्टसन ट्रांसक्रिप्शन सॉरी रोबर्टसन ट्रांसलोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 88। ए जीन शोइंग द कोडोमिनेंस, कोई जीन है वो कोडोमिनेंस शो कर रही है। वन एलील डोमिनेंट टू अदर, देखो ये तो कोडोमिनेंस होगा नहीं क्योंकि ये तो डोमिनेंट इफेक्ट बता रहा है, और ए तो होगा नहीं, देन बी को पढ़ लेते हैं। बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस, एलील टाइटली लिंक्ड इन वन ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स, एलील एक्सप्रेस एट द सेम टाइम इन द डेवलपमेंट। देखो फोर्थ भी नहीं होगा आपका, अब बताओ 2 या थर्ड, क्वेश्चन आईडी कौन सी है? ओके 59। अब बताओ इसका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट। क्वेश्चन नंबर 89। रिपीट कोर सीक्वेंस कंसिस्टिंग 2, 3, 4 बेस पेयर आर नोन एज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, माइक्रोसैटेलाइट। Question number 90. When the heterozygous dog mated with homozygous recessive parent, but what do they describe this as? Test cross, reciprocal। देखो होमोजाइगस के साथ रिसेसिव के साथ कर रहा है, आपने पढ़ा होगा बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो बताओ जो रिसेसिव के साथ होती है वो क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा आपका रिसेसिव लिखा हुआ, तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन 91। हेमोफिलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेट दैट इज कैरिड एज हेमोफिलिया क्या ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है? तो देखो आपके जो हेमोफिलिया डिजीज होती है ना, ये आपकी होती है सेक्स लिंक्ड, और सेक्स लिंक्ड कौन सी? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 92। आपके पास कुछ रिकम्बिनेशन दी हुई है, इनको आप बना सकते हो, मैं सीधा आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 93। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ ए सेल इज कमिटेड टू हैव ए पर्टिकुलर फेट इट इज कॉल्ड एज। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ द सेल इज कमिटेड, किसी सेल ने अपना फेट कमिट कर लिया कि उसे फ्यूचर में यही बनना है, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? देखो कोई सेल है उसने फ्यूचर में डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे यही ही बनना है। टोटिपोटेंट तो ऐसा स्टेम सेल, देखो टोटिपोटेंट और प्लुरिपोटेंट ये स्टेम सेल हैं, ये कभी भी अपना फेट डिसाइड नहीं करते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स हैं। अब आए थर्ड एंड फोर्थ पर। थर्ड है डिफरेंशिएटेड। थर्ड ऐसा है कि फेट डिसाइड शुड नहीं किया हुआ है उसने, वो बन ही गया है। फेट फाट डिसाइड करने के बाद तो प्राणी थी, अब तो मैं बन ही गया हूँ। जैसे आपने कोई फेट डिसाइड किया है कि नहीं मुझे PU में एडमिशन लेनी है, या मुझे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है,
तो ये अपने फेट डिसाइड किया है। बट जब जब आपने वहाँ पर एडमिशन ले ही ली है तो आप डिफरेंशिएट हो चुके हो, आप बन चुके हो, आपने एमएससी कर ली है अब, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अब बचा आपके पास फोर्थ। फोर्थ है डिटरमाइंड। आप डिटरमाइंड हो, या आपने एक अंदर संकल्प लिया आपने कि नहीं मैं करूँगा, मैंने फेट डिसाइड किया है। मे बी वो फेट चेंज भी हो सकता है, वो तो चलो सर्कमस्टांस देखते हैं, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो तो किस्मत की बात है। बट फेट तो आपने डिसाइड किया है ना, तो इसको बोलते हैं डिटरमाइंड। ओके, क्वेश्चन 91। When the protein synthesized by the one cell diffuse over a small distance to induce the changes in the neighboring cell। यार तो आइडिया वाले, एक सेकंड, कहाँ चले थे हम? 92 तक पहुँच गए थे ना। हम्म। When a protein synthesized by the one cell diffuses over a small distance to induce the changes in the neighboring cell, the event is called। देखो स्मॉल डिस्टेंस है, इसके बारे में मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी। पैराक्राइन इंटरेक्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। पहले राइट आंसर बता देते हैं हम आपको। तो इसका राइट आंसर है पैराक्राइन। अब जाते हैं हम जक्स्टाक्राइन क्या होती है। जक्स्टाक्राइन होती है कोई ऐसी सिग्नलिंग जो फिजिकल कांटेक्ट हो रहे हैं, इन दो सेल आपस में फिजिकली कांटेक्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जक्स्टाक्राइन। ऑटोक्राइन कोई ऐसा सेल जिसके लाइगेंड भी वही रिलीज कर रहा है और रिसेप्टर भी उसी के ऊपर लगा हुआ है। और एंडोक्राइन जो ब्लड का सहायता ले रहा है बहुत दूर है, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो निकलते हुए ग्लैंड से जाते हैं टेस्टिस तक जाते हैं, रीजन लंबा तय से करते हैं तो ब्लड के थ्रू जाते हैं। एंडोक्राइन लॉन्ग डिस्टेंस। एंडोक्राइन यानी डक्टलेस ग्लैंड। किडनी ऑफ द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो डेवलप्स। जो किडनी होती है ना वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की, वो कहाँ से डेवलप होती है? एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से, नोटोकॉर्ड से। देखो नोटोकॉर्ड तो कोई फंडा इधर है नहीं, निकालो, एलिमिनेट कर दो। एक्टोडर्म तो कभी हो नहीं सकता, वो ऑर्गन है ये। अब एंडोडर्म या मेसोडर्म बताओ। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मतलब लगाया करो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेसोडर्म। In some animal group, only small area of egg is free of yolk and hence serves as a potential site to initiate the embryonic cell division. This type of cell division is animal referred to as only small area of egg is free of yolk। इसमें बोला जा रहा है कोई ऐसा एग है उसमें योक योक पड़ा हुआ है, योक योक पड़ा है, छोटा सा एरिया जहाँ पर योक नहीं है। उस टाइप की क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं? हम देखो इस टाइप के क्लीवेज को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक या डिस्क्वाइडल। डिस्क्वाइडल भी बोल सकते हैं, मेरोब्लास्टिक ऐसा पता कि जेन्युइन जो इसका आंसर होगा वो होगा डिस्क्वाइडल। अब मैं बताऊंगा क्यों, एक बार पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, राइट आंसर डिस्क्वाइडल। अब देखो सुपरफिशियल क्लीवेज आपको इंसेक्ट में देखने को मिलती है, जिसमें होता क्या है, सेंटर में बहुत सारा योक प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोलेथसल एग। सेंट्रोलेथसल एग यानी सेंटर में बहुत सारा योक प्रेजेंट है। योक क्या करता है, योक क्लीवेज को हिंड्रेंस पैदा करता है, योक क्लीवेज को नहीं होने देता है। तो बीच में बहुत सारा योक है, तो जो हमारे न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट कर जाता है पैरिफेरी की तरफ, यानी साइड बाई साइड की तरफ माइग्रेट कर जाता है और वहाँ पर डिवीजन करता है। बट सेल का डिवीजन तो हो नहीं रहा है, तो न्यूक्लाई का डिवीजन हो रहा है, जिसके बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं एक सेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियस कंडीशन। इन पॉलीन्यूक्लियस कंडीशन के अंदर अब क्लीवेज कहाँ होगी, बाहर बाहर क्लीवेज होगी, बीच में क्लीवेज नहीं होगी, जिसको बोलते हैं सुपराफिशियल। सुपरफिशियल यानी बाहर बाहर। मीरोब्लास्टिक ऐसा एग जिसमें योक मॉडरेट अमाउंट का है, मॉडरेट अमाउंट का, जिसमें योक वेजिटल पोल में है और एनिमल पोल खाली पड़ा हुआ है। क्लीवेज होगी पूरी कंप्लीट होगी। हाँ, अब देखो मीरोब्लास्टिक, देखो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज। इनकम्प्लीट क्लीवेज यानी क्लीवेज जो हो रही है ना वो इनकम्प्लीट है, वो क्रॉस नहीं कर पा रही, वो एनिमल सेल्स को ही काट रही है ऊपर से। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्कॉइडल में क्या होगी ना, योक योक पड़ा हुआ है, बहुत सारा योक पड़ा हुआ है और उसके ऊपर छोटे से डिस्क है, उस डिस्क में ही क्लीवेज होगी। जैसे आपका बर्ड्स का एग हो गया, उसमें डिस्क्वाइडल क्लीवेज होती है। डिस्क्वाइडल क्लीवेज भी एक इसकी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का टाइप है ना, तभी मैं कंफ्यूज था, क्योंकि देखो होता क्या ना, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, दो टाइप की क्लीवेज होती हैं। होलोब्लास्ट में आती है आपकी इक्वल क्लीवेज एंड अनइक्वल क्लीवेज, और जो मीरोब्लास्टिक उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज, और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर था डिस्क्वाइडल क्लीवेज एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सॉरी डिस्क्वाइडल क्लीवेज एंड सुपरफिशियल क्लीवेज। ओके, तो थोड़ा ऐसे गड़बड़, वैसे एग्जैक्ट आंसर है इसका डिस्क्वाइडल है।
क्वेश्चन 97, द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड इन द इवोल्यूशन ऑफ द वर्टेब्रेट अकर ड्यूरिंग। देखो ट्रांजिशन है वाटर टू लैंड, यानी एम्फीबियंस की बात की जा रही है। तो आपका एम्फीबियंस का इवोल्यूशन कब हुआ है? सॉरी सॉरी एक सेकंड, ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड इन द इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट अकर। वर्टेब्रेट पूछा है, वर्टेब्रेट वाटर टू लैंड, अच्छा ठीक है, ठीक है, एम्फीबियंस की बात की जा रही है। तो एम्फीबियंस में सिंपल पूछा रहा है, एम्फीबियंस कब आए हैं यार? तो आप बताओ, कैम्ब्रियन पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में, डिवोनियन पीरियड में कब आए हैं? मछलियाँ कब आई थी? फिशेज कब थी? फिशेज ने कब आतंक डाला था? जब फिश ने आतंक डाला था उसी में हमारा एम्फीबियन भी आ गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड में बहुत सारी फिशेज आई थी, फिशेज जिसको बोलते हैं एज ऑफ फिशेज। इसी के अंदर एम्फीबियन भी आ गए थे, क्योंकि देखो होता क्या है, जिस पीरियड में जिसकी डोमिनेंस होती है उसी में से कुछ फिशेज, कुछ ऑर्गेनिज्म खुद को जाते हैं कि हम अलग हैं, वो कुछ अलग ही एडप्टेशन करने लग पड़ते हैं। जैसे डिवोनियन पीरियड में बहुत सारी फिशेज आई, तो ना फिशेज ने, कुछ फिशेज ने क्या किया, वो बोर हो गई पानी में रह रह के, उन्होंने कोशिश की लैंड की तरफ जाने की। और लैंड की तरफ जाना लगे तो उन्हें लगा यार मज़े तो इधर हैं, क्योंकि फ्रूट जो भी खाने को चीज़ें हैं वो तो लैंड में हैं, हम ऐसे पानी में रहने हैं। तो जब भी जिस भी पीरियड में जिस भी स्पीसीज का डोमिनेंस होगा, वो उसी पीरियड में कोशिश करेगी कि मैं नेक्स्ट पीरियड में चले जाऊँ, नेक्स्ट स्टेज में चले जाऊँ। जैसे आपका रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स की एज पूछी जा सकती है, मैमल्स की पूछी जा सकती है, ह्यूमंस की पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन पीछे से आया था अभी, इसमें आया था, एचपी में आया था क्वेश्चन, या आई थिंक सेट में आया था, आई थिंक हाँ सेट में आया था, एचपी सेट में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन की एज क्या है, मतलब एज ऑफ ह्यूमन, या फर्स्ट ह्यूमन कब आया है। तो फर्स्ट ह्यूमन आपका आया है प्लिस्टोसिन के अंदर, ठीक है, प्लिस्टोसिन। कई स्टूडेंट प्लियोसिन में खंजर होते हैं, प्लियोसिन अलग है, प्लिस्टोसिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, विच द फॉलोइंग गैसेस वाज प्रोबेबली absent इन द टाइम ऑफ द ओरिजिनल लाइफ। देखो कौन सी गैस absent थी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल लाइफ? देखो हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में थी, मीथेन भी अच्छी तरीके से थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एडिटेड थी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। देखो ऑक्सीजन जब भी आई है, ऑक्सीजन ने काम खराब किया है। वैसे तो ऑक्सीजन हमारे लिए तो अच्छी है, बट उस टाइम के लोगों के लिए, या उस टाइम के ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन अच्छी नहीं थी। ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन करती क्या, ऑक्साइड बनाती है, यानी उनकी सेल वॉल को, बैक्टीरिया सेल वॉल को ब्रेक कर रही थी। तो इसलिए वैसे जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो आज कहाँ मिलते हैं, एनरोबिक बहुत रेयर हैं। जो कुछ थर्मोफिलिक बेंट्स होंगे या कुछ हाइड्रोफिल्स होंगे, आर्किया बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ने उस टाइम बहुत ज़्यादा उनका एक्सटेंशन करवाया था। यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन नंबर 99, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वेयर इन। देखो एक है आपका नेचुरल सिलेक्शन, बच्चे बच्चे को पढ़ता है। स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन इज a type of natural selection wherein selective pressure are working against two extreme of a trait and therefore the intermediate trait is selected. Selective pressure are working in the favor for the one extreme of trait. Selective pressure are working in the favor of two extreme and against the intermediate trait. There is no selective pressure for two extreme. देखो क्या कोई सिलेक्शन है, प्रेशर है ही नहीं, मुझे बताऊं, कोई प्रेशर है ही नहीं। प्रेशर तो होगा, तो फोर्थ को एलिमिनेट कर दो। क्या सिलेक्टिव प्रेशर वर्क करता है फेवर ऑफ टू एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम के लिए वर्क कर रहा है? कैसे कर सकते दोनों के लिए? गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड को पढ़ो, सिलेक्टिव प्रेशर आर वर्किंग इन फेवर ऑफ द वन एक्सट्रीम ऑफ ट्रेट। नहीं, selective pressure working against the two extreme trait and therefore the intermediate trait is selected। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अभी मैं बताता हूँ उसका सिंपल बताता हूँ, इसको बोलना क्या चाह रहा है ये। इधर बोलना चाह रहा है कि दो इंडिविजुअल हैं, या हम बोल सकते हैं दो स्पीसीज हैं। नहीं, दो स्पीसीज लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कोई दो स्पीसीज के मेंबर हैं, कोई एक स्पीसीज है, मान लीजिए हाँ ठीक है, कोई एक राणा टिग्राना है। राणा टिग्राना एक फ्रॉग, आप सभी को पता होगा। उसके दो इंडिविजुअल हैं, दो क्या रखते हैं, 10 इंडिविजुअल रखते हैं, 10 इंडिविजुअल हैं। अब तो 10 इंडिविजुअल हैं, उधर क्या होगा, जो
मान लीजिए वहाँ पर खाने के लिए केंचुए नहीं मिल रहे हैं, तो उस ऐसे वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पर केंचुए प्रेजेंट है, आपस में वो एक्सट्रीम क्या करेंगे, एक दूसरे पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, कंपटीशन करेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, और जो जीतेगा वही अपनी प्रजननी को आगे बढ़ाएगा। तो इंटरमीडिएट होंगे जिन्होंने कुछ एडिप्टेशन ली, यानी जिन्होंने बचने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर, देखो जीतेगा कौन, जीतेगा वही जिसने अंदर अंदर कुछ ना कुछ ताकत पैदा की। आपस में लड़ेंगे ना, वैसे तो सारे फ्रॉग एक जैसे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा अपने अंदर, कुछ ना कुछ वो क्या बोलते हैं ना, एडोप्टेशन कर लेंगे कुछ ना कुछ, या एक्लिमेटाइजेशन कर लेंगे अपने अंदर, जिसकी वजह से वो दूसरे वाले के साथ कम्पीट कर लेंगे, या अपना वो हम बोल सकते हैं कि वो अपनी जीभ लंबी कर लेंगे, या अपना रंग चेंज कर लेंगे, हाइडिंग के लिए अपने वेब्स होते हैं उनको बड़ा कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने कुछ किया वो इंटरमीडिएट स्टेज बनी, तो उनको बस उनको हम सेलेक्ट कर लिया नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर लास्ट, फिनोमेनन ऑफ पॉलीएथिज्म इज एग्जिबिटेड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पढ़िए, राइट आंसर दीजिए, एंड दैट्स क्लोज फॉर टुडे वीडियोस। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, एपिस मेलिफेरा। थैंक यू।